नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के लिए खौफ की वजह बन रहा है। कोरोना की 2 लहर झेल चुका भारत भी इसे लेकर संजीदा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वेरिएंट को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन हैं, कई तरह के सवाल हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या वैक्सीन को बाईपास कर रहा है? क्या बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है या फिर बच्चों को वैक्सीन लगाने का यही वक्त है? इस तरीके के कई सवाल हैं जो यकीनन आपके जहन में होंगे और इस तरीके के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। उनसे बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब तलाश लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कंटिन्यू आ रहे थे, एम्बुलेंस आ रही थी, बंद कर दिया था। एक बेड पे 2 जने कोविड वाले लेते हैं। एक ऑक्सीजन पाइप है, 4 कन्वर्ट कर रखा है, 4 लोग ले रहे हैं। सर मेरे भाई को बचाइए, यहाँ से निकालिए, या डॉक्टर देखते भी नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई तड़प रहे दर्द। कोरोना की दूसरी लहर के कहर की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची वो आपाधापी, एक अदद बेड के लिए मचता हंगामा, शहरों में पसरा सन्नाटा, शमशानों में मचा शोर। ये तस्वीरें, वो तकलीफें अब गुजरा वक्त है, लेकिन इसके साथ ही ये नजीर है कि हमें कोरोना वायरस को लेकर लापरवाह नहीं होना है, कोई चूक नहीं करनी है। दुनिया अब फिर एक बार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहल उठी है। ओमिक्रॉन आफत का नया नाम बनता जा रहा है। खुद पीएम मोदी भी देश से सचेत रहने, कोताही नहीं बरतने की अपील कर रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच भारत सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। देखिए, सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन हमारे सिस्टम्स बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं। यानी कि हमारे टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग हमारा ऑलरेडी हो रहा है, परंतु ज़रूरत है कि उसको पूरा सही तरीके से पालन करने की। दूसरा मैं ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को मैं और बढ़ाना होगा, और जो कि लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया था, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी LNJP हॉस्पिटल को कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेट कर दिया है। यहाँ अलग से एक आइसोलेशन यूनिट तैयार की गई है, जहाँ पर सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली में अभी सिर्फ एक ही अस्पताल है जहाँ पर कोविड के इस नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश और देश में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को अलर्ट कर दिया गया। अस्पतालों में भी इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अस्पताल ना आए। देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई कंफर्म मामला सामने नहीं आया है, लेकिन राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर निगाह रखी जा रही है। इन 12 देशों के हद तक जो रिस्की कंट्रीज बोल के नॉमिनेट हुए हैं, उनके यहाँ से आने वाले हर कोई फ्लाइट के लोगों का 2-3 तरीके से उनकी जांच हो रही है। एक, उनको आने के बाद RT-PCR करना कंपलसरी है। अगर RT-PCR होने के बावजूद भी उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखना जरूरी है, उसके बाद फिर एक बार RT-PCR करना जरूरी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह के सवाल और कंफ्यूजन भी है, लेकिन इसे लेकर दिख रही लापरवाही परेशान करने वाली है। ये देखिए मैम, मास्क नहीं लगाया आपने। सर वो अभी गलती से हो गया। और मैम बैग में रखने के लिए मास्क है। आप समझ रहे हैं ओमिक्रॉन का खतरा इतना बढ़ रहा है। सर ये है मेरे पास, अभी मैं भी लगा रही हूँ। जल्दी जल्दी भैया मास्क कहाँ है? अरे हेगा यार,
देखिए जेब में मास्क रखा है और बिल्कुल डर नहीं है कि मास्क कहाँ है। साहब आप फोन देखते हो आ रहे हैं लेकिन मास्क की जरूरत नहीं महसूस हो रही? नहीं कर लगा है मास्क है जेब में रखने के लिए कुछ खाया था। लग तो रहा है आपने जेब में ही रखा हुआ। नहीं मास्क ही नहीं लेना है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया जी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मेडिसिन के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित हैं, आप सदस्य हैं नेशनल कोविड टास्क फोर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आपसे तलाशने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर सुशीला कटारिया, पहला सवाल आपसे ओमिक्रॉन पर जो 10 कंफ्यूजन है उससे जुड़ा। क्या डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा जानलेवा है ओमिक्रॉन? देखिए, इसका सही जवाब ये है कि समय बताएगा कि वो ज्यादा जानलेवा है या नहीं है। इसमें ज्यादा म्यूटेशंस हैं डेल्टा वायरस के कंपैरिजन में, ये सही है, लेकिन उसकी सिवियरिटी का अंदाजा हमें अगले 2-3 हफ्ते के बाद ही होगा। तो अभी ये मान लेना कि ये ज्यादा डेंजरस है वो भी गलत है, और ये मान लेना कि ये वीक वायरस है, इसका कुछ नहीं होगा। सो इसका जो हमें पता है वो थोड़े से और अध्ययन, शोध और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, दूसरा सवाल सर आपसे, और सवाल ये डॉक्टर राहुल की तेजी से फैलने वाला है क्या ये नया वेरिएंट? देखिए, ऐसा है कि अब तक जो पूरी दुनिया में वेरिएंट था वो सबसे डोमिनेंट वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट था, और साउथ अफ्रीका में भी यही वेरिएंट जो था वो पूरी तरह से डोमिनेंट था। जिन प्रांतों में से ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ऐसा देखा गया कि करीब करीब 7 से 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से इसने डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर दिया है साउथ अफ्रीका में। तो ये तो पक्का है कि जो म्यूटेशन से दिख रहा है कि ये जल्दी फैलने वाला लग रहा है, पर जैसे डॉक्टर सुशीला ने कहा कि हमें जो है उसका पूरा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम समझने के लिए 2 या 3 हफ्ते देने बहुत ज़रूरी है। ये सब स्पेकुलेशंस करके हम लोग जो है और सिर्फ पैनिक बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान दे के अच्छे से इसकी जानकारी लेके अगर हम लोग इसके ऊपर 2 हफ्ते के बाद अध्ययन करें तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुशीला, एक और सवाल है लोगों के जहन में, एक्सपर्ट्स भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि जो वैक्सीन है मौजूदा, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट उन वैक्सीन को बाईपास कर रहा है या कर सकता है? देखिए, जो मोस्टली जो पैथोफिजियोलॉजी है कोविड वायरस की, वो ये है कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो एस रिसेप्टर से जुड़ता है बॉडी के और उसके बाद फैलता है। तो जितना भी जो ट्रीटमेंट या वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन पे ही डायरेक्टेड है, और इसमें जो बाइंडिंग साइट है उसके 50% हिस्से में म्यूटेशन हो गई है, मतलब वो चेंज हो गया है। सो ऐसी आशंका हो सकती है कि एंटीबॉडीज शायद उतना काम ना करे जितना वो पहले कर रही थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वैक्सीन पूरी तरह निष्क्रिय बिल्कुल नहीं होंगे, उनकी एफिकेसी थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इम्यून मैकेनिज्म को इवेड कर जाएगा ये वायरस। ऐसा यूजली जो इन्फेक्शियस डिजीज का जो नेचर है बाकी इन्फेक्शंस के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर राहुल, हमने सुना स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने आज संसद में कहा कि ओमिक्रॉन का कोई भी मामला भारत में अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के जहन में एक डर है, पैनिक का माहौल है। डर यही कि क्या भारत में दाखिल तो नहीं हो गया है ओमिक्रॉन? क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए इसके तो सारे कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोई लक्षण भी सामने नहीं आ रहा है, और कोई शख्स जो अलग अलग देशों से घूमता हुआ भारत में आया हो पिछले 1 हफ्ते में, हो सकता है कि वो ओमिक्रॉन संक्रमित हो? क्या इसकी कोई संभावना नजर आती है? नहीं, अगेन ये सिर्फ स्पेकुलेशंस होगा। मेरे ख्याल से जो हमारे सरकार ने जो इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर जो जांच शुरू की है RT-PCR की, जो भी उन्होंने वहाँ पे रूल्स रखे हैं, उसमें जो है आने वाले पैसेंजर्स को हम लोग काफ़ी हद तक स्क्रीन कर लेंगे, और जो आए हुए पैसेंजर्स है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिटी के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है वो लोग उनसे बात करते होंगे कि आप कहाँ से एंटर हुए हो कंट्री में। तो मेरे ख्याल से वो जो गवर्नमेंट की यंत्रणा है वो काफ़ी सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो RT-PCR टेस्ट है वो इस वायरस को जो है पॉजिटिव टेस्ट पा सकती है, पकड़ सकती है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको कि संभावना है कि अगर सिम्टम्स आए हैं तो वो अपने नज़दीक के केंद्र में जाके अपना टेस्टिंग कराएं, ताकि इमीडिएटली उसको जो है हमें पकड़ सकेंगे कि पॉजिटिव है कि नहीं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको जो है अपनी पूरी हिस्ट्री बहुत ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी कि कहाँ का ट्रैवल करके आए हैं। बिल्कुल, तो जो 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री है वो जरूर साझा करें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। लेकिन डॉक्टर कटारिया, क्या बूस्टर डोज लगवाने की आपको
और मुझे भी एक मीडिया कर्मी के तौर पर ज़रूरत है आने वाले वक्त में, आपको ज़्यादा, क्योंकि आप तो कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं। देखिए, ये अभी बूस्टर पे बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं। ये सत्य है कि जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज हैं, जो हमने जो वैक्सीन लिए थे उसके साथ जो बनी थी, वो पीक होने के बाद नीचे की तरफ आ रही हैं। लेकिन मेमोरी सेल्स का भी इसमें रोल हो सकता है। मैं अपना तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे और सहयोगी हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन है, मुझे लगता है उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए एक एडिशनल डोज के लिए। दुनिया के कई देशों में एडिशनल डोजेस लग रही हैं। दूसरा, ना सिर्फ डॉक्टर और फ्रंट लाइन वर्कर्स, मैं कहती हूँ उन पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत है जो अपने डायलिसिस के लिए बार बार हॉस्पिटल आते हैं, या अपनी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए हैं, या लिवर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या सिवियरली डायबिटिक हैं। मैं उस ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की कहूंगी। लेकिन ये सब डिमांड और सप्लाई बेस्ड मैकेनिज्म है, ये हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बच्चों की वैक्सीनेशन पर भी जोर देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राहुल पंडित, एक सवाल और है लोगों के जहन में, और वो ये कि दोनों डोज मैंने लगवा ली हैं, उसके बाद तो ये गारंटी होनी चाहिए कि मुझे कोई खतरा नहीं है। क्या दोनों डोज लगने के बाद भी उन लोगों को खतरा हो सकता है कोरोना का, खासकर ओमिक्रॉन का? देखिए, ऐसा है कि दोनों डोज लगने के बाद भी जो है करीब 1 to 2% पेशेंट्स को इन्फेक्शन होते हुए दिख रहा है। ये पूरी दुनिया में हमारे पास अभी काफ़ी सारा डाटा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है उनमें बहुत माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज वैक्सीनेशन और मास्किंग, ये दो ही हमारे पास हथियार है जिनको कि हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। पिछले 18-19 महीनों में जो हमने नॉलेज लिया है उससे यही पता चलता है कि आप वैक्सीनेट हो जाइए। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो भी वो माइल्ड होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा, आपके जानलेवा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन आज भी बहुत सक्षम है और इसी को हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर कटारिया, बहुत से घरों में जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि देखिए हम तो फिर भी घर पर हैं, आप लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, आपको ज़्यादा खतरा है। क्या ओमिक्रॉन अगर दस्तक दे रहा है तो युवाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक है एक्सपोजर के लिहाज से? युवाओं में इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इन्फेक्टेड होने के बाद उनमें सीवियर डिजीज का चांस कम होता है। यूजुअली जो इम्यून कॉम्पिटेंट, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है और जो अच्छे जवान लोग हैं, वो यूजुअली इन्फेक्शन उनमें माइल्ड रहता है। पर उसमें खतरा यही रहता है कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी वो ट्रांसमिशन अपने बुजुर्ग पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में कर सकते हैं। तो जो बाहर जाएगा उसको इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा है, लेकिन सिवियर होने का चांस कम है। चलिए, कुछ और सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम यहाँ पर तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर सुशील कटारिया और साथ ही साथ डॉक्टर राहुल पंडित, जिनसे आपके जहन में ओमिक्रॉन को लेकर जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कटारिया, जिस बात का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था वो एक सवाल के तौर पर भी लगातार सामने आ रहा है, और सवाल ये कि क्या बच्चों को अब वैक्सीन लगाने का वक्त आ चुका है? सरकारी एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी खबर आ सकती है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी का कोई अभी सवाल नहीं है, वो वेल प्रूवन है और बच्चों में वैक्सीनेशन हमें कर देनी चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज ओवर 12 इयर्स के बच्चों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हमारे यहाँ भी 2 वैक्सीन जो हैं, जाइडस वाला और कोवैक्सीन की अनुमति मिल चुकी है DCGI से अंडर इमरजेंसी रूल, इमरजेंसी यूज। तो आई थिंक हमें इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर राहुल पंडित आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर ओमिक्रॉन भारत में आता है, अगर ओमिक्रॉन किसी शख्स को होता है तो क्या अस्पताल में ही भर्ती होना होगा, या अब तक जो लक्षण दुनिया के बाकी देशों में जहां ओमिक्रॉन है, जिस तरीके के लक्षण सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की गंभीरता सामने आ रही है, घर पर भी इलाज हो सकता है, सुरक्षित रह सकता है शख्स? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त इसके ऊपर पूरी तरह से नियम बने नहीं हैं, पर इस वक्त तो यही होगा कि अगर 1 या 2 शख्स है जिनको कि ये पॉजिटिव आया है तो उनको सबसे आइसोलेट रखा जाए। इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बोल सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, ताकि उनकी तरह जो है पूरी तरह से क्वारंटीन की जाए इन ट्रू स्पिरिट एंड सेंस, ना कि उनको घर पे रखे क्योंकि फिर बाकी के लोगों को भी फैलने का जो है डर होता है।
अगर ऑफकोर्स उनके सिम्टम्स मॉडरेट या सीवियर है तो उनको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ेगा। उसके लिए अस्पताल जो है पूरी तरह से सक्षम है, रेडी है। पर ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल और जो लगातार डॉक्टर कटारिया मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में फैल रहा है, उस भ्रम को भी मैं आपसे दूर करवाना चाहूँगा। सवाल ये है कि ओमिक्रॉन का एड्स वाले वायरस से भी कोई संबंध है क्या? नहीं, ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है सिर्फ कोविड का। ये जो कोरिलेशन बताया गया है वो इसलिए है क्योंकि बोत्सवाना और में जिस शख्स में ये आइसोलेट हुआ था वो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं। क्योंकि HIV अगर अनट्रीटेड है तो वो एक इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन हो जाती है जिसमें वायरस को मल्टीप्लाई होने का ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा नंबर मिलता है, और जितनी मल्टीप्लिकेशन की कॉपी होंगी उसमें एरर होने का खतरा रहता है। और म्यूटेशन कुछ नहीं है, दिस इज एरर इन कॉपिंग, तो इसलिए उसमें ज्यादा म्यूटेशंस हो सकती हैं। सो इसलिए भी ये है कि हो सकता है इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज्यादा देर तक वायरस रेप्लिकेट होने की वजह से इतनी सारी म्यूटेशंस इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन इसका वैसे HIV वायरस से कोई लेना देना नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर नहीं है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। ठीक है, देश में कोई भी मामला ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामने ना आए इसके लिए हर मुमकिन कोशिश, कदम केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर उठाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर राहुल पंडित, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं और आप क्या कर सकते हैं ताकि हम कोरोना के बढ़ते खतरे को कम कर सकें? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। दो चीज़ें हमको ज़रूर करनी है। सबसे पहले मतलब हमको मास्क का इस्तेमाल जो है पूरी तरह से करना है। मास्क के ऊपर कोई भी ढिलाई नहीं देनी है। अगर आप घर के बाहर निकल रहे हो तो डबल मास्क पहनिए, एक कपड़े का मास्क, एक सर्जिकल मास्क। अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर हो तो N95 मास्क पहनिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स में ना सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिक्स बल्कि आप लोग पत्रकार लोग जो है, पुलिसकर्मी है, बैंक ऑफिशियल्स है, वो लोग भी सब लोग इसी फ्रंटलाइन वर्कर्स में ही आते हैं। दूसरी बात, टीकाकरण जो है जल्दी में जल्दी अपना टीकाकरण पूरा कीजिए। जिन्होंने सेकंड डोज मिस किया है वो अपना सेकंड डोज लीजिए। जिन्होंने अब तक टीकाकरण की शुरुआत नहीं की हो, यही वक्त है कि अपना टीकाकरण जो है शुरू कीजिए और जल्दी में जल्दी आपका टीकाकरण जो है पूरा कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर सुशीला कटारिया, कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन, कुछ माफ कीजिए डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आपको रोक रहा हूँ, समय बहुत कम है। डॉक्टर सुशीला कटारिया, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके जहन में ये सवाल आए कि देखिए अभी तो ओमिक्रॉन भारत में है ही नहीं, तो फिर इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत क्यों है? क्यों हम बाहर ना जाएं? क्यों हम मास्क लगाएं? क्यों हम वैक्सीनेशन करवाएं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही है कि ये ऐसी बीमारी है जिसको अगर आपने इफ यू हैव निप्ड इट इन द बड तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम बीमारी की ट्रेजेक्टरी समझें तो शुरुआत के कुछ केसेस में कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। अगर आपके देश में 2 से 50 से 50,000 होते हुए टाइम नहीं लगता है, ये हमने सेकेंड वेव में भी देखा और फर्स्ट वेव में भी देखा, तो इसी टाइम मैक्सिमम प्रिकॉशंस की जरूरत है ताकि हम बीमारी की तीव्रता को, ट्रेजेक्टरी को रोक सकें। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने भी कही और डॉक्टर राहुल पंडित आपने भी कही कि इसका इलाज भले ना हो लेकिन जो बचाव है वो हम और आप कर सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, ताकि इसके खतरे को कम किया जा सके। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।